जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और एएमएल प्लेबुक की ये 10वीं वीडियो है और इस चैप्टर 6 की ये पहली वीडियो है। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे और इसमें हम देखेंगे ईडीडी इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस और एएमएल स्क्रीनिंग। अब तक हमने देखा था कि सीडीडी क्या होती है और सीडीडी कैसे करते हैं। अब इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये एक एक्सटेंसिव या इंक्रीज्ड ड्यू डिलिजेंस होती है कस्टमर की, जिसमें कस्टमर से सिर्फ डिक्लेरेशन के अलावा उससे ये भी पूछा जाता है कि उसका सोर्स ऑफ फंड या सोर्स ऑफ वेल्थ या सोर्स ऑफ इनकम या जो भी ट्रांजैक्शन अगर कोई हो रही है तो उसका जो सोर्स है वो क्या है, उसके प्रूफ मांगे जाते हैं। नॉर्मल कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में कस्टमर से सिर्फ ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से आई है या उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लेकिन इनहेंस ड्यू डिलिजेंस में कस्टमर को कहा जाता है कि वो प्रूफ भी प्रोवाइड करे, जो वो क्लेम कर रहा है क्या वो सही भी है या नहीं। तो केवाईसी में या कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में हम देखते हैं कि कौन हमारा कस्टमर है, लाइक केवाईसी हु यू आर एंड ईडीडी आंसर्स हु शुड वी ट्रस्ट। क्या हमें उस कस्टमर को ट्रस्ट भी करना चाहिए? हमें ये तो पता चल गया कि कौन है वो कस्टमर, उसने थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी बता दी अपने बारे में कि फॉर एग्जांपल वो एम्प्लॉयड है, लेकिन क्या हमें उसे कस्टमर पे ट्रस्ट भी करना चाहिए या नहीं। ईडीडी जो है ये ऑप्शनल नहीं होती, ये मैंडेटरी बन जाती है अगर कस्टमर हाई रिस्क हो। हमने रिस्क को डिटेल से डिस्कस किया था, तो अगर वहाँ पे अगर कस्टमर हाई रिस्क हो तो उसकी ईडीडी की जाती है। या कस्टमर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो, इसके बारे में हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। और या फिर कस्टमर किसी हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन में हो या उसका नेशनल हो, तो वो भी कस्टमर का ओवरऑल रिस्क इवेलुएट कर देता है। या कस्टमर के कोई और कॉरिस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप हो या उसकी कोई ट्रांजैक्शन जो है ये अनयूजुअल या लार्ज हो। ये हो सकता है कि कस्टमर लो रिस्क हो पहले, और लेकिन जब कस्टमर की ट्रांजैक्शन आ रही हैं तो वो काफ़ी अनयूजुअल हैं, वो उसके पैटर्न से मैच नहीं खाती, तो उस वक्त भी हम ईडीडी कर सकते हैं। जैसा मैंने रिस्क बेस्ड अप्रोच में बताया था कि हम ऑनबोर्डिंग के दौरान जो रिस्क इवेलुएट करते हैं वो स्टेटिक नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है, ये डायनामिक होता है कस्टमर का रिस्क। तो कोई कस्टमर अगर लो रिस्क है तो वो हाई रिस्क या मीडियम रिस्क उसका स्कोर हो सकता है बेस्ड ऑन उसकी ट्रांजैक्शन, उसका बिहेवियर, उसकी प्रोफाइल, इस सब पे डिपेंड करता है। या फिर ये भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस वो कंप्लीट नहीं हुई, उसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो सेंस नहीं बना रही। आल्दो कस्टमर के जवाबात या जो कस्टमर ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो तो इंडिकेट कर रहे हैं कि कस्टमर लो रिस्क है। ये चीज़ें नहीं समझ आ रही कि कस्टमर जो है वो वाकई में लो रिस्क है, कि सेंस नहीं बन रही उसकी कोई, तो उस वक्त भी ईडीडी की जा सकती है या ईडीडी करते हैं। जैसे मैंने बताया कस्टमर का बिहेवियर में सेंस नहीं बना रहा, तो इस वक्त भी हम इनहेंस ड्यू डिलिजेंस करते हैं। इनहेंस ड्यू डिलिजेंस में हम एविडेंस मांगते हैं कस्टमर से। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में क्या होता है कि हम सिर्फ पूछते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर ने बता दिया कि ड्यूरिंग केवाईसी एक क्वेश्चनर दिया जाता है कस्टमर को कि वो बताए अपने इनकम के बारे में, अपनी वेल्थ के बारे में, कहाँ से उसके फंड्स आएंगे, तो वो सारा कुछ कस्टमर उसमें डिक्लेयर करता है। इनहेंस ड्यू डिलिजेंस में हम कस्टमर से एविडेंस पूछते हैं कि हमें वो प्रोवाइड करे एविडेंस। अब एविडेंस में क्या हो सकता है, एविडेंस में कस्टमर की अगर फॉर एग्जांपल अगर वो कस्टमर कह रहा है कि वो एम्प्लॉयड है तो सैलरी स्लिप हो गई। अगर कस्टमर अभी न्यूली एम्प्लॉयड है तो उससे हम फिर कॉन्ट्रैक्ट लेटर या जॉब का ऑफर लेटर या एग्रीमेंट जॉब के साथ जो भी उसका कंपनी के साथ एग्रीमेंट वगैरह है, हाँ वो उससे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर कस्टमर ने प्रॉपर्टी सेल की है तो प्रॉपर्टी सेल के डॉक्यूमेंट्स और फिर वो रकम जो भी उसमें मेंशन है, और वो अगर किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया तो दूसरे बैंक की बैंक स्टेटमेंट भी साथ में मांगी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ होती है। नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन की, अगर आप क्रिप्टो का बिजनेस है तो उसमें बेसिकली बैंक ट्रांसफ़र या बैंक स्टेटमेंट जो है वो लाजमी मांगी जाती है। अच्छा, इनहेंस ड्यू डिलिजेंस जैसे हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि ये एक एक्सटेंसिव ड्यू डिलिजेंस होती है जिसमें इंक्रीज मॉनिटरिंग होती है कस्टमर की। तो हम सिर्फ कस्टमर के इंफॉर्मेशन पर रिलाई नहीं करेंगे, बल्कि उससे मज़ीद डिटेल से चेक करेंगे जो भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होगी, आया वो गूगल पे है, इंटरनेट पे है, अब तो एआई के थ्रू हमें जो भी रिसर्च वो हो सकती है, जो भी हेल्प मिल सकती है। या इसके अलावा हम ऑन ग्राउंड भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक है, जैसे हमने पीट की मिसाल ली थी, अगर वो बैंक पीट के नेबरहुड में कहीं भी होगा जहाँ पे उसने अपनी कंपनी का अकाउंट खोला है, तो वो जब डिपॉजिट करवाने आता है तो जो कंपनी के इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे या उस एरिया में कि कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, क्या वो कस्टमर जो डेली आ रहे हैं वो इतने हैं, उनका रश इतना है जितना पीट बता रहा है या उससे कम है, या फिर उसी एरिया में जो बाकी रेस्टोरेंट है उनका डेली रेवेन्यू कितना है या उनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट कितना बन रहा है। तो इन सारी चीज़ों से कंपेयर किया जा सकता है। अगर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन पीट के सिलसिले में की जाती तो पीट वो मनी को लॉन्डर ना कर पाता। तो ये इन्वेस्टिगेशन बाज़ औक़ात बैंक करते हैं और बाज़ औक़ात अगर वो नेग्लिजेंसी करें तो उससे फिर मनी लॉन्ड्रिंग होती है।
तो ये बैंक्स की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सिर्फ वो कस्टमर जो बता रहा है उस पर रिलाई नहीं करना, ऑनलाइन बाकी चीज़ों पे भी चेक करना है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्रोफाइल कस्टमर की चेक कर ली या उसका कोड रिकॉर्ड, ये चीज़ें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से चेक की जा सकती हैं, या फिर इसके साथ साथ एमएल स्क्रीनिंग जो हम अभी डिस्कस करेंगे उसमें भी इन चीज़ों का पता चलता है। अच्छा, जब भी इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लायंस ऑफिसर अपनी असेसमेंट जो है सीनियर मैनेजमेंट को देगा अप्रूवल के लिए। यहाँ पे अप्रूवल वो खुद नहीं करेगा, इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस की अप्रूवल जो है वो सीनियर मैनेजमेंट से होती है। वो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी हो सकता है या एमएलआरओ भी हो सकता है, या कोई अगर एमएलआरओ नहीं है या तो फिर इसके अलावा कोई और सीनियर मैनेजमेंट जो भी असाइन पर्सन होगा तो उसकी अप्रूवल लाजमी होगी और इसे डॉक्यूमेंट किया जाएगा। तो ये फिर अपनी रिकमेंडेशन के साथ अप्रूवल या रिजेक्शन की ये सीनियर मैनेजमेंट को फॉरवर्ड की जाती है, तो फिर उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट एक्शन लेती है। और उसके बाद यहाँ पे हमने रुक नहीं जाना, कंप्लायंस ऑफिसर अगर अप्रूव भी कर दिया है किसी को तो उसकी ऑनगोइंग इन्हेंस्ड मॉनिटरिंग होती है, ताकि उसकी फर्दर जो ट्रांजैक्शन है वो देखी जाए कि जो अभी तक प्रोवाइड किए हैं प्रूफ वगैरह इस कस्टमर ने वो उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उससे फिर उसका जो प्रोफाइल है वो डिफरेंट बिहेव कर रही है, या उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो उसकी प्रोफाइल से मैच नहीं कर रही। तो इसलिए ये इन्हेंस्ड ऑनगोइंग इन्हेंस्ड मॉनिटरिंग भी होती है उसकी ट्रांजैक्शन के ऊपर। एमएल स्क्रीनिंग किसी भी कस्टमर का नाम डिफरेंट वॉच लिस्ट, जैसे कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन की वॉच लिस्ट हो गई, यूएन सैंक्शन लिस्ट हो गई, या एडवर्स मीडिया जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है या डिफरेंट आर्टिकल या न्यूज़ आर्टिकल या ब्लॉग से मिल सकता है, उनके अगेंस्ट चेक करने को एमएल स्क्रीनिंग कहा जाता है। नॉर्मली एमएल स्क्रीनिंग जो है ये केवाईसी टूल के अंदर ही एम्बेडेड होती है, और सिमल्टेनियसली जैसे कस्टमर की वेरिफिकेशन हो रही होती है उसी के साथ साथ ये कस्टमर की एमएल स्क्रीनिंग भी होती है। ये स्क्रीनिंग जो है ये पार्ट ऑफ केवाईसी नहीं है, ये एक अलग से ऑब्लिगेशन है जहाँ पे कस्टमर को स्क्रीन किया जाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन चेक की जाती है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, अगर कस्टमर आपको नहीं बताता है, वो डिक्लेयर नहीं करता कि वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, तो आपको कैसे पता चलेगा? या आपका एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है और मिनिस्टर किसी फॉरेन कंट्री का जो कि एक रिमोट कंट्री है जहाँ का आपको नहीं पता, तो वो कैसे आप पता करेंगे? तो वो एमएल स्क्रीनिंग टूल्स के ज़रिए ही ये सारा कुछ पता किया जाता है। या फिर अगर कोई कस्टमर सैंक्शनड है, तो अगर तो सैंक्शन है तो उससे तो हम डील ही नहीं करते। ये खैर हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अगर कोई कस्टमर सैंक्शन है तो सैंक्शन की डिफरेंट लिस्ट होंगी। ओफेक हो गई, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, इसकी एसडीएन लिस्ट होगी, यूएन सैंक्शन हो गए, ईयू सैंक्शन हो गए, लोकल सैंक्शन जो आपकी लोकल जुरिस्डिक्शन है उसके सैंक्शन। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्री है उसके सैंक्शन, लेट से नाइजीरिया ने अगर किसी कस्टमर पर सैंक्शन लगाए हैं, तो मे भी अगर आपका नाइजीरिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है आपके इंस्टीट्यूशन का, तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी सैंक्शन जो लोकल सैंक्शन भी वो इंस्टीट्यूशन अप्लाई करते हैं, जैसे यूएन सैंक्शन होगी उसकी ओफेक लिस्ट होगी, या फिर यूनाइटेड नेशन की जो सैंक्शन है, या फिर ईयू की सैंक्शन है, ये काफ़ी पावरफुल सैंक्शन होती हैं। उसके अलावा आपके जो जिस जुरिस्डिक्शन में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपका इंडिया या पाकिस्तान में है तो आपकी जो लोकल सैंक्शन है, अगर पाकिस्तान के केस में पाकिस्तानी उस कस्टमर को भी सैंक्शन ही कंसिडर करेंगे जिसे सिर्फ पाकिस्तान ने सैंक्शन किया हुआ है, जबकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में वो सैंक्शन नहीं है। सेम इंडिया के केस में अगर इंडिया में अगर कोई शख्स या इंस्टीट्यूशन सैंक्शन किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, तो इंडियन इंस्टीट्यूशन उस शख्स को ऑनबोर्ड नहीं करेंगे। जैसे ही वो उस लिस्ट में आएगा तो वो उसे स्टॉप कर देंगे। तो उसके साथ अगर कोई बंदा सैंक्शन है तो वहाँ पे आप उसके साथ डील नहीं करेंगे, ये हार्ड स्टॉप है। यहाँ पे ये भी होता है इसके साथ साथ कि अगर उस कस्टमर ने तब तक आपके अकाउंट में फ़ंड जमा करवा दिए हैं तो वो उसे फ्रीज़ कर लिया जाता है। अगर कोई सैंक्शन कस्टमर है तो उसके फंड्स को फिर अनफ्रीज़ नहीं किया जाता जब तक अथॉरिटीज़ या रेगुलेटर्स इस बात की इजाज़त ना दें। तो इस सूरत में क्या होगा कि एमएलआरओ इन्फॉर्म करेगा रेगुलेटर्स को, एफआईयू को, और फिर उनके रिस्पांस का वेट करेगा। अगर वो कहेंगे तो फ़ंड फ्रीज़ अनफ्रीज़ होंगे, वरना फ़ंड फ्रीज़ ही रहेंगे जब तक कोई डिफरेंट आर्डर नहीं मिल जाता। अच्छा, एमएल स्क्रीनिंग के दौरान ये टूल्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मैचेस देते हैं। फॉर एग्जांपल क्योंकि सेम नाम अब दुनिया में 8 बिलियन के करीब लोग हैं, सब इनमें से काफ़ी लोगों के सेम नाम होंगे, और इनमें से काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो पॉपुलर नाम होते हैं जो मुख्तलिफ लोगों के हो सकते हैं। जैसे मोहम्मद अल हसन है, या मोहम्मद नाम काफ़ी कॉमन है मुस्लिम्स में। तो उस सूरत में क्या होता है कि जब आप वो कस्टमर जो आपका है उसका सेम नाम होगा और मे भी किसी और कंट्री से या सेम कंट्री से सेम नाम का बंदा वो सैंक्शन लिस्ट में है, तो उस सूरत में वो जो टूल है वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। बाद औक़ात फर्स्ट नाम मैच कर जाता है या सेकंड नाम मैच कर जाता है, तो टूल उसे पोटेंशियल मैच के नाम से एक फ्लैग करता है उस कस्टमर को या उसकी प्रोफाइल को। अगर किसी कस्टमर का नाम एमएल स्क्रीनिंग टूल के थ्रू फ्लैग किया गया है एज अ पोटेंशियल मैच या एज अ ट्रू मैच,
जो कि उस कस्टमर का नहीं है, तो उसे फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है। तो ये एएमएल कंप्लायंस ऑफिसर जो है, या एएमएल एनालिस्ट, इस चीज़ को रिव्यू करता है। वो जो सोर्स भी साथ में दिया गया होता है उसे वेरीफाई करता है कि क्या ये कस्टमर जो बताया गया है, जो यहाँ पे फ्लैग हुआ है, क्या ये सेम है या डिफरेंट है। इसे चेक करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे जो कॉमन है कि फुल नेम को मैच किया जाता है, कि जो पोटेंशियली फ्लैग जो डाटा में शो हो रहा है उस एएमएल स्क्रीनिंग टूल में, क्या ये सेम नाम है या इसमें डिफरेंट है। बाज़ औक़ात फर्स्ट नाम सेम होता है या सेकंड नाम सेम होता है, और उस दौरान ये देखा जाता है, जैसे मोहम्मद अल हसन है तो मे बी जो फ्लैग हुआ है कस्टमर, उसका नाम मोहम्मद बिन हसन है, या उसका नाम सिर्फ मोहम्मद हसन है, या मोहम्मद अली हसन है। तो ये डिफरेंट नाम है, डिफरेंट वेरिएशंस हैं इस नाम में। तो ये चीज़ें चेक करी जाती हैं। उसके बाद फिर कस्टमर की एज मेंशन होती है, क्योंकि आपके पास केवाईसी होगी कस्टमर की, तो फिर आप वो चेक कर लेंगे। फिर उसके साथ साथ अगर कोई न्यूज़ आर्टिकल है तो वहाँ पे उसकी में भी आपको पिक्चर मिल जाए, तो आप कस्टमर की जो लाइवनेस पिक्चर होगी या उसके आईडी कार्ड पे जो पिक्चर है उसे मैच करके देखने की कोशिश करेंगे क्या ये सेम है। फिर उसके अलावा कंट्री को देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेक की जाती हैं कि क्या वो वाकई ट्रू मैच है या फॉल्स पॉजिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव का मैंने बता दिया। ट्रू मैच उस मैच को कहा जाता है जहाँ पे एएमएल स्क्रीनिंग टूल किसी कस्टमर को फ्लैग करे किसी सैंक्शन में, या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन या एडवर्स मीडिया के लिए, और वो एक्चुअल में वही कस्टमर हो, तो उसे कंफर्म्ड इंडिविजुअल को या कंफर्म्ड एंटिटी को ट्रू मैच कहा जाता है। अच्छा, एएमएल स्क्रीनिंग टूल सिर्फ सैंक्शन कस्टमर को नहीं चेक करते, वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को भी चेक करते हैं, और उसके साथ साथ एडवर्स मीडिया को भी चेक करते हैं। एडवर्स मीडिया नेगेटिव न्यूज़ को कहा जाता है जो ये सजेस्ट करे कि जो कस्टमर है वो किसी फाइनेंशियल क्राइम में या किसी रेगुलेटरी वायलेशन में इन्वॉल्व है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई कोर्ट की जजमेंट है, या फ्रॉड एलिगेशंस हैं, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट एक्शन है, या कस्टमर के किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखी जाती हैं इंस्टीट्यूशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कस्टमर के ऊपर ये एलिगेशन था कि उसने किसी की उसके साथ लड़ाई हुई है, अब ये फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि सिविरिटी क्या है उस न्यूज़ की या उस मीडिया की। और दूसरी बात ये है कि वो जो एडवर्स मीडिया शो हो रहा है, क्या वो किसी ब्लॉग या आर्टिकल से जो है, क्या वो ऑथेंटिक भी है, या ऐसे ही किसी ने वेबसाइट बना दी और किसी बंदे को डिफेम करने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उसे फिर चेक किया जाता है डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू कि वाकई ये क्रेडिबल सोर्स है, और जो न्यूज़ है वो वाकई फाइनेंशियल क्राइम के रिलेटेड या कोई रेगुलेटरी वायलेशन के रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, ये एक इंस्टीट्यूशन की अपनी ज़ाती पॉलिसी भी होगी, लेकिन जनरली अगर फॉर एग्जांपल, बल्कि ये आप लोग बताइएगा कमेंट्स में, और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी इस पे डिस्कस करेंगे, कि अगर कोई शख्स उसने किसी का मर्डर किया है कोई ज़ाती वजूहात की बुनियाद पे, और बाद में उसे 20 साल सज़ा हो गई, और तो अब वो सज़ा भुगत के वापस आ गया है, उसने अपनी जेल काट ली, और अब दोबारा वो इकोनॉमी में शामिल होना चाहता है, इंटीग्रेट होना चाहता है, और वो अपना बैंक अकाउंट खोलता है, क्या उसका बैंक अकाउंट खुलेगा? क्योंकि एडवर्स मीडिया तो उसका कंफर्म हो गया और एएमएल स्क्रीनिंग टूल ने डिटेक्ट कर लिया, तो इस सूरत में क्या होगा? तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, और हम इस पे डिस्कस करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरी न्यू वीडियोज़ का, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।